हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का अगला टॉपिक सीड डेवलपमेंट और सीड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हम कर चुके हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द जायगोट यानी एम्ब्रियोजेनी। ये दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो देखिए। और आज के इस वीडियो में हम सीड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ भी आपको बताया था फ्लावर एंड सीड जो हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपके प्रेजेंट होते हैं यानी बनते हैं, और जो आपका सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है जो हमने पढ़े हैं, जहाँ पे मेल गैमेट बना फीमेल गैमेट बना। हमने पोलिनेशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने पोलन पेस्टिल इंटरेक्शंस के बारे में जाना, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और अब फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म। तो ये सारे जो भी कुछ काम हुआ है ये सिर्फ आपका सीड की जो सीड बनाने के लिए काम हुआ है। तो जो मेन जो प्रोडक्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है आपका सीड। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड क्या होता है, आप सीड बोलेंगे, आप सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो हमने पीछे भी जाना था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें हमने जाना कि जो ओव्यूल जो होता है वो आगे जा कर के सीड बनाएगा और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाएगी। तो जो आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल बना वो आपका सीड की फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज ए सीड एंड सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। तो हमने जाना जैसे कि ये आपका कोई फ्रूट है और इसके बीच में सीड प्रेजेंट होता है। तो जैसे वैसे ही जैसे कि हमने जाना था कि जो ओव्यूल जो होता है और ओव्यूल के बाहर जो है ना वो ओवरी होती है। तो ओव्यूल जैसे आपके सीड बनाएगा आगे जा कर के, और ओवरी ही आपका फ्रूट बनाएगी। तो क्योंकि ओवरी बाहर है तो ओवरी फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। तो इसी प्रकार जो ऐसे ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। ओके, देखिए इस सीड के अंदर क्या क्या होता है। तो हमने कल जो पढ़ा था, हमने डाइकोट जो एम्ब्रियो है उसके बारे में जब स्टडी किया था तो हमने जाना था कि उस केस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें हमने जाना था कि उसके अंदर मेन एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और साथ में कोटिलिडन्स होते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, तो सीड के अंदर हम बता रहे हैं तीन चीज़ें हैं। एक सीड कोट होता है, देखिए सीड कोट दो होती हैं। एक बाहर की हम कहते हैं टेस्टा, और अंदर की जो है वो टेग्यूमेन। और ये किससे बनती हैं, तो जब हमने आपका जो ओव्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर देखा था तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो उसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, जो आगे जा कर के सीड की कोट बनाते हैं, टेस्टा और टेग्यूमेन। तो ये आपकी सीड कोट है। उसके बाद हैं आपके कोटिलिडन्स जो हमने पहले पढ़ चुके हैं आपकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, और है आपका एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस जिसके अंदर क्या आपका मान लीजिए एम्ब्रियो एक्सिस है तो इसके अंदर जो ऊपर का पार्ट है वो शूट को बनाएगा जहाँ पे प्लूमिल प्रेजेंट रहता है, और जो नीचे का पार्ट है वो रूट को बनाएगा जहाँ पर कि रेडिकल प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सिस है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसके पास अगर यदि सिंगल कोटिलिडन है तो उसको हमने कह दिया था मोनोकोट, और इसके अंदर यदि दो कोटिलिडन है तो उसको हमने कह दिया था डाइकोट। तो ये है आपके सीड के अंदर आपके तीन चीज़ें होती हैं। सीड कोट जिसके अंदर टेस्टा और टेग्मेन आते हैं, कोटिलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियो एक्सिस होती है। द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। देखिए जो कोटिलिडन्स होते हैं, कोटिलिडन्स हमने जाना था कि कोटिलिडन्स का काम क्या होता है। तो कोटिलिडन्स के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। वो स्वोलन होते हैं और थिक होते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थिक होते हैं और स्वोलन होते हैं। क्यों स्वोलन है, क्यों थिक है, क्योंकि वो फूड को स्टोर किए हुए, फूड रिजर्व है उनके अंदर। और ये किस काम आता है, तो ये जब सीड जर्मिनेट करता है उस दौरान जो एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी न्यूट्रिएंट को ब्रेक करके ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, तो वो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करके सीड जर्मिनेट करता है। तो ये जो आपके कोटिलिडन्स हैं, कोटिलिडन्स के अंदर आपका क्या है, स्वोलन है, थिक है, और उन्होंने फूड स्टोर किया हुआ है विच इज़ यूज्ड फॉर लेटर सीड जर्मिनेशन।
मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये हमने थोड़ा सा उस वहाँ भी बात की थी जब हमने एंडोस्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे कि भाई कुछ जो आपके एम्ब्रियो जो होते हैं, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रही है तो उसी दौरान जो एंडोस्पर्म है वो पूरा यूज कर लेता है वो एम्ब्रियो। तो जब एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं है मैच्योर सीड के अंदर तो उसको हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। देखिए मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, और नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा होता है, विच है नो रेजिडुअल एम्ब्रियो एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए जब आपका जायगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है जिसको हमने एम्ब्रियोजेनी बोला, तो उस दौरान यदि वो एंडोस्पर्म पूरा यूज हो जाता है तो उस दौरान जब मैच्योर से आपका बनता है, सीड बन जाता है मैच्योर होने के बाद, तो उसके अंदर जब बिल्कुल भी आपका एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको हमने कहा नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसका एग्जांपल आपका पी ग्राउंडनट और वहाँ पर एक और था बीन, तो पी ग्राउंडनट और बीन इसके एग्जांपल। दूसरा टाइप है आपका एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म था वो पूरा यूज़ नहीं हुआ और मैच्योर सीड के अंदर भी वो एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके एग्जांपल हैं वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। तो वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर इसके एग्जांपल हैं। इसको आपको याद रखना है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से हैं, या एक्स एल्ब्यूमिनस भी हम बोलते हैं। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, दोनों को याद रखने के लिए दोनों के केस में बी से स्टार्ट हो रही, ब्लैक पेपर एंड बीट। रुमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज पेरिस्पर्म। देखिए एग्जाम्पल हैं आपके ब्लैक पेपर एंड बीट। दोनों के केस में क्या है, जब हमने ओव्यूल को स्टडी किया था तो हमने कहा था न्यूसेलस सेल्स होते हैं। देखिए बाहर की जो लेयर थी उसको कहा था आउटर इंटेगुमेंट, ये हो गया आपका इनर इंटेगुमेंट, और बीच में कुछ सेल्स की लेयर थी जिसको हमने कहा था न्यूसेलर सेल्स या न्यूसेलस सेल्स। तो क्या होता है, कुछ एक जो मैच्योर सीड हो जाते हैं उस केस में भी क्या होता है, ये जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं ये कुछ बचे हुए होते हैं, मतलब इसके कुछ रिमेन्स रह जाते हैं मैच्योर सीड के अंदर भी। तो मैच्योर सीड के अंदर जिस एरिया के अंदर ये जो न्यूसेलस सेल्स जो परसिस्टेंट है उसको हमने कहा था पेरिस्पर्म। इसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो कि भाई पेरिस्पर्म क्या होता है। तो ब्लैक पेपर और बीट के अंदर जब न्यूसेलर सेल्स के रिमेन्स हैं जो कि आपको मैच्योर सीड के अंदर भी मिल जाते हैं क्योंकि वो डिजनरेट नहीं हुए पूरे, तो उन रिमेन्स को हम कह देते हैं पेरिस्पर्म। इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन्स एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो जो ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स है, जो हम जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक इनर इंटेगुमेंट होता है जो अंदर की तरफ होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट जो बाहर की तरफ होता है। तो जब सीड फॉर्मेशन हो रही है तो ये जो दोनों इंटेगुमेंट है वो हार्ड हो जाते हैं और टफ हो जाते हैं, हार्ड होकर बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेते हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर इन द सीड कोट। देखिए ये भी सीड का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात कर रहा है। तो ये मान लीजिए सीड है, सीड के अंदर जो बाहर की लेयर है वो भी आपकी टफ और प्रोटेक्टिव है, जिसको हमने कहा टेस्टा, और एक अंदर भी लेयर है जिसको कहा टैगमन, और इसके बीच में क्या है आपका एक माइक्रोपाइल, जो एंड माइक्रोपाइल जो है वो आपका एक स्मॉल पोर के रूप में बचा रहता है, क्योंकि बारीक पोर है जो माइक्रोपाइल जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल के अंदर। तो माइक्रोपाइल जो है वो भी एक स्मॉल पोर के रूप में सीड कोट के अंदर प्रेजेंट है, और उसका फंक्शन क्या होता है कि भाई दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये जो पोर है जो आपका टेस्टा और टैगमन के बीच में प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल जहाँ पर था वहाँ पर एक स्मॉल पोर के रूप में, तो इसका फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को और वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है सीड के अंदर जर्मिनेशन के दौरान। अब ऑक्सीजन और वाटर क्यों चाहिए, तो आपको पता है जो कोटिलिडन्स है उसके अंदर फूड रिजर्व है, यानी उसके अंदर ग्लूकोज है। तो जो कोटिलिडन्स के अंदर ग्लूकोज है, अब उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है जिससे एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी का यूज़ करेगा सीड जर्मिनेशन के लिए। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं, तो इसके लिए आपका जो कहाँ से एंटर होगा,
तो वो जो आपको माइक्रोपाइल है वहाँ एक स्मॉल पोर रह जाता है, उसके थ्रू ये वाटर और ऑक्सीजन एंटर होता है जर्मिनेशन के दौरान। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। क्या होता है, जैसे कि सीड मैच्योर होता है, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल जब ताज़ा ताज़ा कोई बीज लेते हैं या हम तोड़ते हैं कोई भी फ्रूट को, उसके अंदर जो बीज होता है वो ताज़ा थोड़ा ग्रीन कलर का, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है वो डिहाइड्रेट होता जाता है, मतलब उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होता जाता है। एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, और ड्राई हो जाता है, मतलब 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, ऐसे बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, 10 to 15% मॉइस्चर ही उसमें बचता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, तो इसके कारण क्या होती है, जो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती है, बिल्कुल नहीं हो पाती। द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, एक वर्ड आया है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, जब सीड मैच्योर हो चुका है उस केस में अब उसके पास वाटर कंटेंट लॉस हो चुका है, सिर्फ 15 to 20% वाटर उसके अंदर रहता है, मॉइस्चर उसके अंदर है, अब वो ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के कारण उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत स्लो डाउन हो गई, ना के बराबर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर, और वो कुछ ऐसी स्टेट के अंदर चला जाता है जब हम उसको कहते हैं कि वो इनएक्टिव हो चुका है, अब उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो एम्ब्रियो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी के अंदर चला जाता है जिसको हम कहते हैं डोरमेंसी। अब क्या होता है डोरमेंसी, और इफ़ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल यानी एडुकेट मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। अब क्या होता है, जैसे कि कोई सीड डोरमेंसी में चला गया है यानी वो ड्राई हो चुका है, मॉइस्चर कंटेंट लॉस हो चुका है, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो डाउन है और वो एक इनएक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन यदि उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल गई, मतलब उसको अप्रोप्रिएट वाटर कंडीशन, मॉइस्चर कंडीशन मिल चुकी है, ऑक्सीजन उसको मिल चुकी है और सूटेबल टेम्परेचर उसको मिल चुका है, तो वो फिर से जर्मिनेट कर सकता है। तो ये आपका मतलब उस डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सीड अगर डोरमेंसी में चला गया है तो वो परमानेंट वहीं रहेगा, उसको ब्रेक भी किया जा सकता है बाय एडुकेट मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। देखिए, एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, आपको पता है जो हमने शुरू में ही बात की है कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो आपको सीड बनाता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो जो ओवरी, जो बाहर का जो बल्ज पार्ट है ओवरी, वो क्या बनाती है आपकी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, ये दोनों साथ साथ होते हैं। एक तरफ आपका जो ओव्यूल जो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है और दूसरी तरफ जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले सीड बनेंगे पूरे उसके बाद फ्रूट बनेगा, दोनों साथ साथ डेवलप हो रहे हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, ये एक और वर्ड है आपका पेरिकार्प, जो पहले हमने पढ़ा था वो तो पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म के अंदर क्या जाना था हमने, ब्लैक पेपर और बीट के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर न्यू सेलेट्स के रिमेन्स रह जाते हैं, तो उसको हमने कहा पेरिस्पर्म। लेकिन यहाँ है आपका पेरिकार्प। देखिए, जो ओवरी के बाहर की वॉल जो होती है वो क्या बनाती है, आगे जा कर के आपकी फ्रूट की वॉल बना लेती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। द फ्रूट्स में भी फ्लैशी इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। फ्लैशी हो सकते हैं, फ्लैशी मतलब जिसके अंदर ज़्यादा जूस है, जिसको हम सीधा तोड़ के और खा सकते हैं, फ्लैशी। और मे बी ड्राई, मतलब उसको बगैर तोड़े खाया जा सकता है जूस के रूप में, तो उसके एग्जांपल है। तो फ्रूट्स जो है ना दो टाइप के, वो फ्लैशी हो सकते हैं और ड्राई हो सकते हैं, तो फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स का एग्जांपल क्या हो जाएंगे, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप देख लीजिए ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, च्यूनट है, तो सभी जो ड्राई फ्रूट्स है मतलब उसके अंदर ज़्यादा वो जूसी पार्ट नहीं है, तो उस केस में आपका उनको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसके एग्जांपल आप जानते हैं, ग्राउंडनट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, च्यूनट हो गया। आगे देखिए, मैनी फ्रूट्स हैज इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बहुत सारे जो सीड्स हैं जो उसने नेचर के अंदर अपने आप को डिस्पर्स करने का मैकेनिज्म ढूंढा हुआ है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्जन मैकेनिज्म यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि भाई
फ्रूट्स अपने आप को डिस्पर्स यानी दूसरे दूर दूर तक एरिया के अंदर अपने आप को कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर वहाँ वो ग्रो करते हैं, अपने आप को डिस्पर्जल कैसे करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को स्प्रेड कर सके नेचर के अंदर। तो ये पिछली क्लासेस में आपने जाना होगा। देखिए, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स द फ्रॉम द ओवरी द अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजनरेट एंड फॉल्स ऑफ। तो जैसे जैसे आपका ओव्यूल है और जो ओवरी है वो सीड और फ्रूट में कन्वर्ट होती रहती है, तो ज़्यादातर जो बाकी जो पार्ट हैं फ्लावर के वो डिजनरेट हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। हाउएवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो अभी आपके एक और कैटेगरी आ चुकी है फ्रूट्स की। दो टाइप्स के फ्रूट आएंगे आपके पास, एक फॉल्स फ्रूट है, एक आपका ट्री फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं और ट्री फ्रूट्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें ट्री फ्रूट्स की। देखिए, मोस्ट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओनली ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्री फ्रूट्स। ज़्यादातर जो फ्रूट 90 to 95% जो फ्रूट हैं वो सिर्फ ओवरी के द्वारा ही डेवलप होते हैं। मतलब जो फ्रूट का जो पार्ट है वो सिर्फ ओवरी ही फॉर्म कर रही है, उसको हम कहते हैं ट्री फ्रूट्स, जो सिर्फ ओवरी के द्वारा ही बने हैं। लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या है? ओवरी के साथ साथ यदि कोई दूसरा पार्ट भी फ्लावर का फ्रूट फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आपके ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू हो गया, ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट है। जो आपके स्ट्रॉबेरी है और जो एप्पल है उस केस में थैलेमस जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है। ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी आपका कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के अंदर। और जो फ्लैशी जो फ्रूट जो होता है, जो एप्पल है, मान लीजिए जो एप्पल के अंदर जो साइड में जो फ्लैशी होता है, ये बीच में उसके सीड्स हैं, और साइड में जो फ्लैशी पार्ट है वो क्या है? कि थैलेमस है। तो थैलेमस उसके फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो वो एक फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट कौन है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ट्री फ्रूट्स आपके ज़्यादातर होते हैं जिस केस में सिर्फ ओवरी ही आपका जो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। Although in most of the species fruits are a result of fertilization, there are few species। आपको पता है ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के साथ बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, जो ओवल जो होता है वो सीड बनाता है, ओवरी जो फ्रूट बनाती है। तो ये जो प्रोसेस हो ज़्यादातर केसेज में होता है। लेकिन देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन ऐसी कुछ स्पीसीज़ हैं जिसके अंदर जो फ्रूट जो है वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जांपल आपको याद रखने हैं इस केस में, उसका है बनाना। तो यदि आप नेचुरल वाइल्ड टाइप का बनाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये आपको वेस्ट बंगाल साइड मिल सकता है, जिसके अंदर वाइल्ड टाइप जो बनाना है, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई है, उस केस में बहुत सारे सीड्स होते हैं। लेकिन कुछ उसके अंदर सीड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको खाया नहीं जा सकता। तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मैनिपुलेशंस की, कुछ चेंजेस किए, जिसके द्वारा बनाना के अंदर को सीड को ख़त्म किया गया। तो वो कैसे किया गया? तो उस केस में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पार्थिनोकार्पिक को हम खुद भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो उस केस में हम प्लांट के हार्मोन्स को का जो रेशियो होता है, जो लेवल जो होता है, उसको चेंज किया जाता है ताकि उसके अंदर पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाए, यानी वो पार्थिनोकार्पी शो करे। उसके अंदर मेन आपने +1 में पढ़ा होगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो ऑक्सिन होता है उसका रोल होता है। जो ऑक्सिन जो है वो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। तो देखिए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से हैं? ऐसे फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहे हैं। इसका एग्जांपल है आपका बनाना। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। तो इसके याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा हम इसको पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस कर सकते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके अंदर ओव्यूल फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो वो सीड नहीं बना पाएगा। देखिए, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं सीड के एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सीड। तो पहला एडवांटेज क्या है? सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर
सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। तो आपको पता है जैसे कि जो पोलिनेशन जो होता है, आपके फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो वाटर के ऊपर उसका डिपेंडेंस नहीं है ज़्यादा, वो इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो फीड की जो फॉर्मेशन है इज मोर डिपेंडेबल, वो ज़्यादा डिपेंडेबल है, क्योंकि हमें मॉइस्चर कंटेंट उस केस में देखते हैं। यदि मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो चुका है तो सीड डेड हो जाएगा और वो नहीं बना पाएगा, सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी उस केस में। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पेजल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज। इसके साथ साथ क्या है, सीड्स को जो है वो अच्छे हैबिटेट्स के अंदर, दूर दूर के हैबिटेट्स के अंदर वो अपने आप को डिस्पर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम दूर दूर से हम कोई सीड्स लेके आते हैं और अपने यहाँ प्लांट करते हैं, या यहाँ से कोई सीड्स लेके जाते हैं वहाँ प्लांट करते हैं। जैसे कि नर्सरीज़ है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट होता है, तो सीड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसको इजीली जर्मिनेट करके ग्रो कर सकते हैं। तो अडप्टिव स्ट्रेटजी है, कोई भी स्पीसीज है वो जल्दी अडप्ट हो जाती है किसी भी नए एरिया के अंदर जाएंगे, वहाँ पे अडप्ट होकर के अपना न्यू हैबिटेट बनाएंगे और उस स्पीसीज़ को हेल्प करेंगे टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज़, नए नए एरियाज़ के अंदर भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो कि नेचर उसको सेलेक्ट करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगी, तो नेचर के अंदर उसका एग्जिस्टेंस का कोई मैटर नहीं आएगा। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। कुछ एक जो सीडलिंग, मतलब ज़्यादातर जो सीडलिंग्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो अभी तक सिर्फ मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको ग्रो नहीं करवाया गया है, वो न्यूट्रिशियस होते हैं। जैसे कि आपको पता है नॉर्मली जो मूंग जो जैसे कि लोग भिगो करके खाते हैं, जो ब्लैक ग्राम जो होता है और उसको भी भिगो करके खाते हैं, तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन है। कुछ एक के अंदर कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मोनोकोट, डाइकोट, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। एंडोस्पर्म हो या ना हो, एंडोस्पर्म होगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा न्यूट्रिशन, लेकिन यदि नहीं है फिर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन कंटेंट होता है, क्योंकि उसको आगे जा कर के जर्मिनेट करना है, जर्मिनेट करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। क्या होता है जो हार्ड सीड कोट है, क्योंकि सीड के अंदर के एक अगला जो इसका बेनिफिट आ जाएगा, वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन देता है। चाहे कितना भी इसको ट्रांसपोर्ट करने, कैसी भी कंडीशन में इसको ट्रांसपोर्ट करें, उस कंडीशन में उस एम्ब्रियो को जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो जहाँ भी गिरेगा उसको जर्मिनेट करवाएगा। तो इस केस में सीड का ये फ़ायदा है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है एम्ब्रियो को। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। तो क्या होता है, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से फर्टिलाइजेशन करता है, उसके गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो नई नई वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके कारण वहाँ पे नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन आती है, नई वेरिएशन आती है, जिसके कारण उसको सर्वाइवल फिटनेस मिलती है नेचर के अंदर। तो ये है आपके सीड्स के कुछ फ़ायदे। एग्रीकल्चर के बारे में जाने तो सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बेसिस ही सीड है, सीड नहीं होगा तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। देखिए, यदि किसान है तो किसानों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो सीड है वो डोरमेंसी में है, तो उस डोरमेंसी में कितने समय तक रह सकता है। मतलब कि जो डिहाइड्रेशन, उसके अंदर जो पानी की कमी है, और जो डोरमेंसी में चला गया है, जो इनएक्टिव स्टेट के अंदर चला गया है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, वो कब तक रह सकता है। मतलब उसकी वायबिलिटी हम बात करें, एक वर्ड आता है वायबिलिटी, मतलब कब तक वो उसके पास कैपेसिटी है कि वो जर्मिनेशन कर सकता है। तो यदि हम उसको स्टोर भी करना चाहें तो स्टोर करने से पहले अपने को उसकी सेल्फ लाइफ, या हम कहेंगे वायबिलिटी, पता होनी चाहिए कि कितने समय तक वायबल रह सकता है, ताकि उसको नेक्स्ट सीज़न में भी अगर यूज़ करना है या काफ़ी समय बाद यूज़ करना है तो उसको यूज़ कर सके। हो सकता है कि वो जल्दी ही डेड हो जाए 1-2 महीने में ही, और यदि हम उसको स्टोर करके रख ले तो वो अगले सीज़न में ग्रो ना करे। तो हमें हर एक सीड की वायबिलिटी और उसकी, यानी वो कितने समय तक डोरमेंसी में वायबल कंडीशन में रह सकता है, पता होनी चाहिए। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? तो हम नहीं कर सकते इमेजिन। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड।
तो हम कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यदि कुछ ऐसा सीड हो जिसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है और जो जल्दी ही सिर्फ बनते ही उसको जर्मिनेशन हो सके, तो ऐसा कंडीशन ख़राब होगी और उससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स, तो कितने समय तक वो जिंदा रह सकते हैं। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली इन फ्यू स्पीसीज एंड सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स, तो ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग होता है। सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज अलाइव फॉर सेवरल ईयर्स, तो मैक्सिमम जो स्पीसीज होते हैं उसके जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय के लिए जिंदा रहते हैं, यानी वाइबल रहते हैं, वो बहुत समय बाद भी यदि आप उनको गिराओगे तो वो जर्मिनेट करेंगे। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो 100 सालों तक भी वो वाइबल रह सकते हैं और जर्मिनेट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स, बहुत पुराने और वाइबल सीड्स के रिकॉर्ड्स हैं। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइनस आर्किटकस एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, तो ये जो आपका सबसे पहले जो सबसे ओल्ड जो सीड्स मिला था आपको आर्कटिक टुंड्रा के अंदर एक प्लांट है ल्यूपाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपाइनस आर्कटिकस, तो उसकी जो केव्स होती हैं उसके अंदर से निकाला गया था इसको, और इसको 10,000 साल के बाद ये जर्मिनेट कर गया। देखिए, द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, तो 10,000 साल तक वो डोरमेंसी में रहा लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट कर गया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने समय तक वो अपने आप को जर्मिनेट कर सकता है, तो ये है इसकी वायबिलिटी। तो इसकी वायबिलिटी 10,000 ईयर्स तो है, तो ये तो रिकॉर्ड में है। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड ऑफ द डेट पाम, तो आज एक रिसेंट रिकॉर्ड आया है डेट पाम का, उसके अंदर 2,000 साल पहले के डेट पाम मिला था और उसको हमने जर्मिनेट किया और उसने फ्लावर किया और अपने आप को उगाया, तो ये भी एक एग्जांपल है। डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फियोनिक्स डक्टाइलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग होर्ड पैलेस नियर द डेड सी, तो जो डेड सी के पास एक जो ये पैलेस था, महल था, वो उसकी जब खुदाई कर रहे थे तो उस दौरान ये सीड मिला था डेट पाम का, तो इसको जब जर्मिनेट किया गया तो 2,000 ईयर के बाद भी वो वाइबल रहा, तो ये है इसकी वाइबिलिटी कि कितने समय के बाद तक वो वाइबल रह सकता है। ये कुछ टॉपिक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लेना, इसमें कुछ आगे हम देखिए पढ़ लेते हैं। After completing a brief account of sexual reproduction or flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacities of flowering plants by asking the following questions। तो हम लगभग कर चुके हैं ये आपका फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो हम कुछ क्वेश्चंस अगर मन में आते हैं तो देखिए, हाउ मैनी एग्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, तो जो आपका एम्ब्रियो सैक है यानी जो ओव्यूल है, इसके अंदर कितने एग प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउ मैनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, तो कितने ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक हो सकते हैं। एंड हाउ मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, हाउ मैनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, हाउ मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्री एंड सो ऑन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्वेश्चंस को जब हम आंसर देंगे तो बहुत सारी इसके अंदर वेरिएशंस हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग होता है। एक का जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे एग भी है उसकी, वो ओव्यूल अगर एक है तो एक ही एग मिलेगा उसके अंदर, और हो सकता है कि ज़्यादा भी मिले। तो ये क्या है, आपके अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग इसका नंबर रहेगा, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो यदि हम बात करें कि एक भी है तो कितनी ज़्यादा इसके अंदर वो अपने आप की कैपेसिटी रखता है, एक पर्टिकुलर फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है वही उसके अंदर कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने आप को कितना डिस्पर्स कर सकता है, कितने पोलन ग्रेन, कितने स्टिग्मा, कितने वो फिर आपके सीड बनाएंगे, कितना वो डिस्पर्स कर सकता है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, तो बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत सारे हैं। तो ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टेनी सीड्स, तो ऑर्किड्स जो होते हैं उसके अंदर एक फ्रूट के अंदर हज़ारों सीड्स होते हैं। सिमिलर इज़ द केस इन फ्रूट सम ऑफ द पैरासिटिक स्पीसीज सच एज ओरो बेने एंड स्ट्रिगा, तो ये कुछ पैरासिटिक स्पीसीज़ हैं फ्रूट्स की।
पैरासिटिक स्पीसीज हैं, इनके अंदर भी आपके बहुत सारे सीड्स होते हैं। हैव यू सीन ए टिनी सीड्स ऑफ फाइकस, तो आपने फाइकस का सीड देखा है। हाउ लार्ज इज़ द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट टिनी सीड्स, तो कितना बड़ा हो सकता है। हाउ मैनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फाइकस ट्रीज प्रोड्यूस, तो ये सब बता रहा है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मतलब पावर है, कि वो कितना पावरफुल चीज़ है ये, कि एक सीड से कितना बड़ा पेड़ बन सकता है। उस पेड़ के अंदर लाखों सीड्स लग सकते हैं। एक सिंगल सीड से आपका ऑर्किड फ्रूट बना, एक सिंगल जो आपका पोलन ग्रेन है और सिंगल जो गैमेट जो आपका एग सेल, उससे एक ऑर्किड फ्रूट बना, और उसके अंदर हज़ारों सीड्स आ गए एक साथ में, और वो सीड्स अब कितने ऑर्किड प्लांट लगा सकते हैं। मतलब ये अनॉर्मस पावर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिफाइन करना चाह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना पावरफुल चीज़ है, कितना वो, इसीलिए नेचर ने उसको फेवर किया है, इसीलिए वो नेचर के अंदर अडॉप्टेड है। देखिए अगला जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ऑल दो सीड्स इन जर्नल आर द 1000 प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो सीड्स जो है ना फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही बनते हैं, हमने अब तक पढ़े हैं। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज द सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासिस, तो हमने जाना है कि जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही सीड्स बनते हैं, लेकिन कुछ एक जो ग्रासीज की और एस्टेरेसी जो फैमिली है इनकी स्पीसीज़ के जो प्लांट्स हैं, हैज़ इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म, तो इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस केस में सीड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के द्वारा सीड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉल्ड एपोमिक्सिस, इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। व्हाट इज़ द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, तो हमने अभी पढ़ा है कि ऐसा फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, तो इसको हमने कहा था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे क्या है, जो सीड्स जो हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, उसको हम कह दें एपोमिक्सिस। दस एपोमिक्सिस इज़ द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, तो बहुत सारे तरीके हैं। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए आपको पता है, जो मान लीजिए ये ओव्यूल एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर जो एग सेल जो होता है, इसके अंदर आपको पता है बनता कैसे है ये। तो हमने जब ओव्यूल की जब आपने मैच्योरेशन देखी थी, तो उस केस में कहा था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी है, वो आगे जा कर के आपकी बनाती है आपकी एग सेल। इसके अंदर अलग अलग हैं आपके एग सेल बनते हैं, साइनेडिड सेल बनते हैं, न्यूसेलस। तो ये और ये किससे बनता है, आपकी मियोसिस से, और मियोसिस से अब ये एमएमसी क्या है 2n है, और ये एग जो क्या है वो n है। लेकिन कुछ ऐसा हो मान लीजिए तो जो डिप्लॉयड एग सेल है उसके अंदर जो एग सेल जो बनना तो हैप्लॉइड चाहिए था मियोसिस के थ्रू, लेकिन वो बनता डिप्लॉयड ही है, क्योंकि उसके अंदर विदाउट रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस नहीं हुआ, माइटोसिस डिवीजन से वो डेवलप हुआ, और ये मेगास्पोर मदर सेल से आपका माइटोसिस हुआ इस केस में, और उसी से ही आपका एग बन गया, और एग क्या हो गया आपका 2n ही रहा, क्योंकि माइटोसिस हो रही है। और जो एग जो है वो 2n है, इसको अब हमने विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब ये एग जो है क्योंकि पहले ही एग के अंदर डिप्लॉयड हो चुका है वो, अब वो एग जो है बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के आगे डेवलप हो जाएगा और वो डेवलप होगा तो आगे जा कर के वो सीड भी बनाएगा उस केस में। देखिए मोर ऑफन इन मैनी जैसे सिट्रस एंड मैंगो, बहुत सारी सिट्रस फ्रूट्स और कुछ एक वैरायटीज होती है मैंगो की, उस केस में क्या होता है, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। देखिए हमने जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो ओव्यूल है इसके बाहर न्यूसेलर सेल्स होते हैं, इसके बाहर इंटेगमेंट्स होते हैं, आउटर और इनर इंटेगमेंट। तो इसके अंदर जो मेन जो एम्ब्रियो है वो जो मेन जो एग सेल है वो तो बनेगा ही, जो एग सेल है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा और एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं वो भी इसके अंदर घुस जाते हैं, क्या नाम है इसका, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर गए एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और वो एक एक सेल जो है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा। वो वैसे ही होगा क्योंकि इसकी प्लॉइडी 2n है, तो जो एम्ब्रियो जो है वो भी 2n बनेगा और वो माइटोटिकली डिवाइड कर चुका है, तो एक बंच ऑफ सेल्स बन चुका है जो कि जिसके अंदर की बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं।
इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज, तो ये एक ओव्यूल के अंदर क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियोज आ चुके हैं अंदर। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रेफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, तो जो दूसरा जो प्रोसेस है वो आपका पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी किसके कारण बन रहा है, तो भाई जो आपके न्यू सेलर सेल्स हैं, कुछ एक स्पीसीज हैं आपकी, जैसे कि मैंगो की स्पीसीज हैं, उस केस में क्या होता है कि भाई जो आपका न्यू सेलर सेल्स हैं वो एम्ब्रियोस एग के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं और एक बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप कर लेते हैं। जो रियल जो एम्ब्रियो है जो आपका सिंगेमी से बना है वो तो है ही, इसके साथ साथ न्यू सेलर सेल्स के एम्ब्रियो बना दिए गए हैं, और उस केस में आपके बहुत सारे एम्ब्रियो हैं इन सिंगल सीड, उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जिसमें कि ये कह रहा है कि टेक सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड। देखिए हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल of our food and vegetable crop are being extensively cultivated। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ हम जो हैं वो यूज़ करते हैं आजकल हर एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, हर एक साल इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है हाइब्रिड सीड्स को। इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर शोन, the plants in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। तो ये हर एक साल इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो वो बीज बो दिए गए हैं तो उस केस में जो प्रोजनी आएंगे वो प्रोजनी के अंदर वो जो जीन्स हैं, हमने कहा था कि जो गैमेट फॉर्मेशन से पहले सेग्रीगेशन होती है, तो वो जीन्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, उनका जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा वो हाइब्रिड बना है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, और जो प्रोजनीज के अंदर वो अपने जो आपके जो सीड्स रहेंगे उसके अंदर वो अपने आप के करेक्टर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए इकट्ठे करना। Production of hybrid seeds is costly and hence it is too expensive for farmers if these hybrids are made into apomist। ओके, ये क्या कह रहा है, यदि जो हाइब्रिड्स है इनको एपोमिस्ट बना दिया जाए, यानी इसके अंदर एपोमिक्सिस वाला जो प्रोसेस है उसको लगा दिया जाए, देर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजनी, तो इसके द्वारा एपोमिक्सिस के अंदर क्योंकि आपकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके सीड बन रहे हैं तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके अंदर मियोसिस नहीं हुए तो उसके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होगा, तो जो सेग्रीगेशन नहीं होगा तो वो जो करेक्टर हैं वो मेंटेन हो पाएंगे प्रोजनी के अंदर, और जो प्रोजनी जो सीड बनाएगा उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। Then the farmers can keep using the hybrid seeds to raise their new crop year after and it does not have to buy hybrid seeds every year, तो हर एक साल नहीं खरीदने पड़ेंगे। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going in many laboratories around the world in understand the genetics of apomixis and transfer of apomitic genes into hybrid varieties। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको हाइब्रिड सीड्स को रिप्लेस करके हम एपोमिटिक सीड्स से इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है बहुत सारी लेबोरेटरीज़ के अंदर अराउंड द वर्ल्ड, और इसके पीछे जो जेनेटिक बिहेवियर है उसको भी स्टडी करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अभी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।